हेलो एवरीवन। सो आज मैं काफी ज्यादा कमाल की मानव का एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि शायद आपको काफी ज्यादा पसंद भी आएगी। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं एक सुहाने दिन में बाप और बेटे को जो कि एक हील पे खड़े होकर नीचे काम कर रहे वर्कर्स को देख रहे होते हैं। तभी उसका बाप अपने बेटे से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर एक लॉर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्च्यू क्या होती है। जिसपे उसका बेटा पहले तो इस तरह का क्वेश्चन सुन के अपने डैड के मुंह से शॉक हो जाता है और फिर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि एक लॉर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो बहुत ज्यादा जीनियस होना चाहिए और वो इस काबिल होना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में एक अच्छा फैसला ले सके अपने लोगों के लिए। जिसपे उसकी डैड उसके जवाब को सुनने के बाद उससे कहते हैं कि हाँ तुम्हारा आंसर काफी हद तक सही है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं है जिसकी कि मैंने उम्मीद लगाई थी तुमसे। जिसपे उसका बेटा उससे कहता है क्या मेरा आंसर गलत है, और अगर मेरा आंसर गलत है तो फिर सही आंसर क्या है। जिसपे उसके डैड उसे कहते हैं कि लॉर्ड को हमेशा ही काफी ज्यादा काइंड हार्टेड होना चाहिए और वो हमेशा अपने लोगों के साथ काफी ज्यादा अच्छे से पेश आए ताकि उसके लोग भी उसके साथ काफी अच्छे से पेश आए। और यहीं पे हमें इसका इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है जिसका कि नेम होता है रिचर्ड वॉलेंटिया और ये लॉर्ड होता है इस टाउन लेशल का। अब हम देखते हैं उसके बेटे को जिसका नाम साइमन होता है। वो कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और फिर अपने डैड को बोलता है कि डैड क्या काइंड हार्टेड होना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिसको उसके डैड उसे कहते हैं कि एक लॉर्ड जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर होता है अपनी फैमिली का, और कभी कभी वो अपनी फैमिली के साथ काफी अच्छा होता है और कभी कभी वो अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा बुरा भी होता है जो कि अपनी फैमिली के लिए विलन का काम भी करता है। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रहा होता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसकी फैमिली को किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े आगे चलकर। अब ऐसी उसका फादर यानी कि रिचर्ड उसे लॉर्ड के काफी सारे रोल्स के बारे में बताता है कि कभी कभी कैसे वो अच्छा होता है, कभी कभी वो कैसे कैसे विलन बनता है, लेकिन वो जो कुछ भी करता है वो सिर्फ उसकी फैमिली के लिए ही होता है। लेकिन एक लॉर्ड ऐसा बनने के बाद किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पल, किसी भी वक्त में, किसी भी इंसान के साथ एक अलायंस क्रिएट कर सकता है और साथ ही साथ वो इस काबिल होता है कि वो किसी भी सिचुएशन के साथ बहुत ज्यादा इजीली डील कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। फर्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन कैसी भी हो। और वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी वहां पे एक वर्कर आ जाता है जो कि उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों की बातों के बीच में आने के लिए। जिसके बाद रिचर्ड से कहता है रिचर्ड मुझे आपकी मदद की जरूरत है और आपको पता ही है कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत किस में। जिसमें रिचर्ड भी उसे हाँ करते हुए कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। जिसके बाद उस वर्कर को काफी ज्यादा चक्कर आ जाते हैं, मतलब वो काफी ज्यादा कमजोर फील कर रहा होता है और गिरने वाला ही होता है बहुत ज्यादा काम करने की वजह से। लेकिन तभी साइमन जाके उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड अपने हाथों पे एक मैजिक कास्ट करने लगता है और फिर उसके हाथों पे एक ब्लैक कलर की बॉल क्रिएट हो जाती है जिसमें से काफी ज्यादा डार्क कलर का ऑरा बाहर निकल रहा होता है और देखते देखते वो रिचर्ड के आसपास की जगह को घेर लेता है। अब हम देखते हैं साइमन को जो कि काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ अपने डैड को उस स्पेल को कास्ट करते हुए देख रहा होता है। तभी रिचर्ड अपने स्पेल कास्टिंग को कंप्लीट कर लेता है और फिर वहां पे एक ब्लैक कलर का पोर्टल क्रिएट हो जाता है जो कि काफी ज्यादा कमाल का लग रहा होता है और फिर उसके अंदर से काफी ज्यादा डार्क और बाहर आना स्टार्ट हो जाता है और देखते देखते वो रिचर्ड के आसपास की जगह को पूरी तरह से कवर कर लेता है। अब वो डार्क और जैसे जब इनको टच करता है मानो ऐसा लग रहा होता है कि ब्लैक कलर का लावा उबल रहा है और उसमें से कुछ स्केलेटन्स बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं और सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही वहां पे एक बहुत बड़ी स्केलेटन्स आर्मी आ जाती है। अब वो बाहर निकलती है उस वर्कर और अपने साइमन को देख रही होती है। अब वो वर्कर उन वुड्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है जिन्हें कि इसने काट के रखा होता है कि तुम्हें उन्हें उठाना है। अब वो स्केलेटन्स जो कि काफी ज्यादा ध्यान से उस वर्कर को देख रहे होते हैं वो उसके इशारे को देख के समझ जाते हैं कि आखिर हमसे करवाना क्या चाहता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो स्केलेटन्स उन वुड्स को यहाँ से वहां शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो वर्कर काफी ज्यादा खुश होते हुए शुक्रिया अदा करता है रिचर्ड का। और तभी हम देखते हैं साइमन को जो कि अपने डैड की इतनी ज्यादा तारीफें सुन के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे डैड काफी ज्यादा अच्छे हैं। वो एक तो वर्कर के साथ काफी ज्यादा अच्छे से पेश आते हैं और जरूरत पड़ने पे उन्हें एक्स्ट्रा लेबर भी प्रोवाइड करते हैं अपने स्केलेटन्स के साथ में। इसके बाद हम देखते हैं रिचर्ड को जो कि उनसे कह रहा होता है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है तुम्हारी हेल्प करने में जब तक कि सारे के सारे वर्कर्स काफी ज्यादा अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे होंगे। तभी यहाँ पे नरेटर बस आती है और हमें बताती है इस वर्ल्ड के बारे में जहाँ पे नेक्रोमेंसर जो कि काफी ज्यादा स्पेशल मेडिसिन होती हैं और काफी ज्यादा खास होते हैं जो कि यूज करते हैं डार्क और ब्लैक मैजिक पावर को और वो इन्हीं का इस्तेमाल करके अनडेड और लॉन्ग डेड क्रीचर्स को समन कर सकते हैं या उन्हें रिवाइव कर सकते हैं। जिसके बाद हमें वो बहुत पहले पास की स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देता है जब बहुत पहले एक एम्पर हुआ करता था जिसने कि इस बात को ठान लिया था वो सारे के सारे नेक्रोमेंसर्स को पूरी तरह से खत्म कर देगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई भी नेक्रोमेंसर उसके एम्पायर में दखल देने की कोशिश करे या आने की हिम्मत करे। इसी वजह से उसने अपनी 50,000 से भी ज्यादा की सेना जो कि उसकी स्पेशल फोर्सेस थी जिसका कि नेम रोज ब्रिगेड था, उसके सोल्जर्स को भेजा वहां पे जाके सारे के सारे नेक्रोमेंसर को खत्म करने के लिए। लेकिन जैसे ही नेक्रोमेंसर्स के हेडक्वार्टर को इस बारे में पता लगा कि एम्पर उनके खिलाफ चाल चल रहा है और वो उन्हें खत्म करने के लिए अपनी सेना को
उनके पास भेज रहा है, तो उन्होंने भी अपने 10 मोस्ट पावरफुल नेक्रोमेंसर्स को वहां पे भेजा और उन्होंने सिर्फ पलक झपकते उनकी 50,000 से भी ज्यादा की रोजबिगर की आर्मी को अनडेड में बदल दिया। लेकिन वो नेक्रोमेंसर्स यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने उस एरोवेन किंग को सबक सिखाने के लिए और अपना बदला लेने के लिए उसे भी एक अनडेड में बदल दिया और वहीं से नॉर्मल ह्यूमंस का ईरा खत्म हो गया और वहां पे स्टार्ट हुआ नेक्रोमेंसर्स का एक न्यू ईरा, जिन्होंने देखते देखते आधे से भी ज्यादा कॉन्टिनेंट में अपना राज जमा लिया। लेकिन सिर्फ यही लोग नहीं थे जो कि राज करते थे, बाकी के आधे कॉन्टिनेंट में इनके ऑपोजिट पार्टी यानी कि प्रिस्ट का राज था, जो कि इनके लिए काफी बड़ा खतरा भी हुआ करते थे। हालांकि प्रिस्ट और ये नेक्रोमेंसर्स दोनों के दोनों सेम गॉडेस को ही सर्व करते थे, लेकिन इसके बाद भी दोनों के दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट थे। जिसके बाद हम देखते हैं अपने रिचर्ड को, जो कि हमें ये सब चीजें बता रहा होता है और वो कहता है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारा टाउन लिशेल वो सबसे अलग है। हमारे टाउन के अंदर नॉर्मल ह्यूमंस और स्केलेटन्स यानी कि अनडेड साथ में मिलकर काम करते हैं और यहाँ पर नेक्रोमेंसर्स की पावर को सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद वो मैप में कहता है कि हमारा टाउन लिशेल, अगर तुम इसे यहाँ मैप में देखोगे तो शायद तुम्हें दिखेगा भी नहीं, ये इतना ज्यादा छोटा है जो कि घिरा हुआ है काफी सारी बड़ी बड़ी सिटीज से और काफी सारे कासल से, यहाँ तक कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज को भी या नेबरिंग सिटीज को भी हमारे टाउन के बारे में नहीं पता। उन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे जैसा टाउन कोई एग्जिस्ट भी करता है यहाँ पर। जिसके बाद हम साइमन को देखते हैं और हमें पता लगता है ये स्टोरी साइमन के बारे में है, जो कि एक फ्यूचर लॉर्ड है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं साइमन को जो कि अपने डैड की मदद करने के बाद वापस घर आ गया होता है और वहां पे हमें दिखती है साइमन की मॉम, जो कि उसका वेट कर रही होती है खाना बनाते हुए और वो साइमन को कहती है साइमन तुम वापस आ गए। और यहीं पे हमें इसका इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिनका नेम होता है आना पोलेंटिया और ये साइमन की मॉम होती है। अब साइमन एकदम से उनके पास आ सकता है और पतीले में झांकते हुए कहने लगता है अपनी मॉम की तरफ देखते हुए, मॉम आज खाने में क्या बना है। उसकी मॉम कहती है तुम्हें काफी ज्यादा भूख लगी होगी, तुम बस थोड़ा सा वेट कर लो, खाना बस रेडी होने ही वाला है। तब साइमन उस सूप की तरफ देखता है जो कि पतीले में होता है। तब उसकी मॉम कहती है सूप है जो कि मैंने मशरूम के साथ में बनाया है। अब साइमन कहता है अपनी मॉम से मॉम का एक पॉइजनस नहीं है। उसकी मॉम कहती है तुम परेशान मत हो, इसमें किसी भी तरह का कोई पॉइजन नहीं है। और ऐसा कहते हैं वो अपनी एक मैजिक को कास्ट करने लगती है वहां पे, जो कि काफी ज्यादा प्योर लग रहा होता है। अब साइमन भी अपने मॉम के इस वाले मैजिक को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो इसकी हॉलीनेस को देख के काफी ज्यादा शॉक होता है। उसकी मॉम काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक को कास्ट कर रही होती है, जो कि एक लाइट मैजिक होता है। अब साइमन अपने मन में सोचने लगता है कि जितनी बार मैं अपने मॉम के इस तरह के मैजिक्स को देखता हूँ, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि आखिर कैसे मेरे मॉम और डैड आपस में मिले होंगे, जबकि ये दोनों ही एकदम ऑपोजिट पार्टी से हैं। मतलब इसके डैड थे नेक्रोमेंसर्स और इसकी मॉम थी एक प्रीस्ट, आखिर कैसे एक दूसरे के साथ मिल गए। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं उसकी मॉम उसे कहती है क्या फालतू की चीजें सोचना बंद करो, खाना बन के रेडी हो गया और चुपचाप यहाँ पे आके इसे खा लो। अब हम देखते हैं साइमन को, जिसने कि सिर्फ कुछ बाइट्स लेके इसे बंद कर दिया होता है खाना। तो उसकी मॉम उसे कहती है क्या तुम बीमार हो, तुम अच्छे से खाना क्यों नहीं खा रहे। और वहीं हम देखते हैं साइमन के डैड को, जो कि जबरदस्ती यानी कि फोर्सफुली इस खाने को खाने की कोशिश कर रहे होते हैं और बस खाई जा रहे होते हैं। जहाँ पे उसकी मॉम उससे कहती है क्या तुम बीमार हो, आखिर तुम इस तरह से खाना क्यों नहीं खा रहे, आखिर तुम्हें हुआ क्या है आज। अब यहाँ से सीन वापस शिफ्ट होता है और शाम के टाइम हम देखते हैं साइमन जब काफी ज्यादा फ्रेश फील कर रहा होता है, जिसके बाद वो अपने मॉम डैड को देखता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसके फादर के फेस पे कुछ उम्र फेस पैक लगा रही होती हैं। अपने फादर और मॉम को इस तरह से देख के साइमन कहता है इन्हें देख के ऐसा लगता है कि अभी भी हनीमून पे हैं, लेकिन जो भी हो ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं और मुझे ये चीज काफी ज्यादा पसंद है। अब हम देखते हैं साइमन को, जो कि अपने रूम में बैठ के आराम से मून को देख रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। अब वो जैसी अपने मॉम और डैड को गुड बाय करता हुआ अपने डोर को बंद करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके मुंह पे एक लेटर आके बजता है। अब साइमन जैसी अपने मुंह से वो लेटर लेके देखने लगता है और जैसी वो अपने चेहरे को आगे की तरफ उठा के देखता है तो उसे वहां पर एक काफी ब्यूटीफुल गर्ल देखने को मिलती है, जो कि उसकी विंडो पे ही बैठी होती है और वो इसकी तरफ देखते हुए इसे स्माइल करते हुए हेलो कहती है। अब साइमन अपनी खिड़की के ऊपर एक लड़की को बैठा हुआ देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, प्लस साथ ही साथ उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर है कौन, आई कहाँ से है और क्यों यहाँ पे बैठी हुई है। और इन्हीं सब कंफ्यूजन भरी चीजों में और इन सब चीजों को सोचने में वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है कि उसे उसके हेलो का रिप्लाई देने के लिए भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कहे क्या, और वो कुछ भी नहीं कह पाता। अब साइमन एकदम से दूसरी साइड टर्न हो जाता है, बिल्कुल इस तरह से कि जैसे कि उसने उसे देखा ही नहीं है। अब साइमन अपने मन में कहने लगता है ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल का एक वहम होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी खिड़की के ऊपर एक लड़की बैठे
पक्का मैं कुछ भ्रम वगैरह देख रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरे लिए अच्छा ये होगा कि मैं चुपचाप जाके सो जाऊं। और ऐसा कहती है वो चुपचाप जाके बिस्तर पे सोने वाला ही होता है। और तभी हम उसके पीछे देखते हैं उस लड़की को, जिसे कि ये चीज देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है कि साइमन उसे इग्नोर कर रहा है, वो भी देखने के बाद भी। तो वो उससे कहती है, हे क्या तुमने मुझे देखा नहीं? अब ऐसा प्रीटेंड बिल्कुल भी मत करो कि तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं देखा। अब उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है, साइमन उसे इग्नोर कर रहा है देखने के बाद भी। वो उसके ब्लैंकेट को खींच के उससे दूर करने लगती है ताकि वो बिल्कुल भी सोए ना। और वो कहती है उस ब्लैंकेट को खींचते हुए, मुझे पता है, मुझे मालूम है ये बात कि तुमने मुझे देख लिया है। अब उसकी इतनी मेहनत को देख के साइमन ये बात समझ जाता है कि वो चाह कर भी अब इसे नहीं टाल सकता, उसे इससे बात करनी पड़ेगी। और फिर वो एकदम से उठ के बैठ जाता है। जिसके बाद साइमन उससे कहता है कि आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम यहाँ पे आई कैसे हो? क्या तुम गुम गई हो और गुम के गलती से यहाँ पे आ गई हो? जिसके जवाब में वो लड़की उसे कहती है कि मैं बिल्कुल भी गुमी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आई हूँ। और भाई साहब वो इसे काफी ज्यादा ही कॉन्फिडेंट होके कह रही होती है, तुम देख ही सकते हो उसका लेवल किस लेवल पे होता है कॉन्फिडेंट का। अब साइमन उससे कहता है शॉक होते हुए कि आखिर आखिर तुम्हें मेरा नेम कैसे पता लगा? मैंने तो तुम्हें अपना नेम कभी भी नहीं बताया। अब वो गर्ल उस लेटर के बारे में एक्सप्लेन करने वाली होती है साइमन को, लेकिन तभी साइमन का दरवाजा खुलता है और उसके घर के अंदर यानी कि उसके कमरे के अंदर आ जाते हैं उसके डैड और मॉम, जिसमें उसके डैड अपने हाथ में लेकर आए होते हैं बेलन और उसकी माँ उठा के लाई होती है तवा यानी कि पैन। और वो अंदर आते ही कहने लगते हैं आखिर कौन है, कौन यहाँ पे आया है साइमन, आखिर यहाँ पे चल कर रहा है। भाई साहब ये सीन थोड़ा फनी तो लग रहा होता है, लेकिन जैसे वो लड़की उन्हें देखती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर खुश होते हुए उन्हें उनके नेम से बुलाते हुए ग्रीट करती है। और यहीं पे हमें इस लड़की का नेम भी पता लगता है जिसका कि नेम नेप्टिस होता है। और वो कहती है कि मुझे तुम लोगों को देख के इतने लंबे टाइम बाद काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। अब साइमन बेचारा जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है इस चीज को देखकर कि पहली बात तो उस लड़की को खुद नहीं जानता था और ऊपर से उसके मॉम और डैड किसी अनजान लड़की से इस तरह से मिल रहे हैं जैसे कि उसे बहुत ज्यादा लंबे टाइम से जानते हैं। अब साइमन अपने पेरेंट्स से बोलता है कि प्लीज मुझे भी इंट्रोड्यूस करो इससे कि आखिर है कौन। जिसपे साइमन के डैड उसे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि ये लेजेंडरी नेप्टिस आर्कबोल्ड है। अब हम देखते हैं उस लड़की को जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होके देख रही होती है साइमन की तरफ और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही होती है। तभी साइमन जो कि कहता है आर्कबोल्ड। अब साइमन को अपने डैड की बताई हुई सारी बातें याद आ जाती हैं और वो कहता है कि वो वही मिस्टीरियस आर्कबोल्ड है, उन 10 नेक्रोमैंसर्स में से एक जिन्होंने की मिलकर एम्परर को अंदर बनाया था। अब जिसपे वो लेडी यानी कि वो लड़की हाँ कहते कि हाँ मैं ही वो नेप्टिस आर्कबोल्ड हूँ। अब वो काफी ज्यादा किलिंग स्मेल दे रही होती है। अब साइमन को समझ में आ जाता है, जिसके बाद उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट कर देता है वो, जिसमें कि लिखा होता है। हालांकि अपने साइमन के हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे होते हैं लेकिन फिर भी उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करता है और वो एक इनविटेशन लेटर होता है जिसमें कि लिखा होता है कि वो साइमन को इनवाइट करते हैं नेक्रोमैंसर एकेडमी में आने के लिए जो कि कीसन में है, उसके ग्रेट पोटेंशियल की वजह से, जो कि अपने साइमन के अंदर काफी ज्यादा अच्छा टैलेंट है। अब हम देखते हैं नेप्टिस को जो कि अपना हाथ आगे करते हुए अपने मेन कैरेक्टर साइमन को इन्वाइट करते हुए कहते हैं कि मुझे खुशी होगी तुम्हें कीसैन में इनवाइट करके और अगली बार हम कीसैन में मिलेंगे। और इतना कहती हो वहां से अपने मैजिक को यूज करते हुए गायब हो जाती है। अब साइमन उसके जाते ही काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसके वहां से जाने के बाद ही जैसी वो गायब हुई होती है आसपास उसका ऑरा एकदम से फैल गया होता है और साइमन भी उस ऑरा को फील कर पा रहा होता है, लेकिन वो अभी भी इस चीज में खोया हुआ होता है कि आखिर क्यों और कैसे इतनी बड़ी एकेडमी ने मुझे इन्वाइट कर लिया। अब हम देखते हैं साइमन ये सब फालतू की चीजें सोच ही रहा होता है, तभी उसके डैड उसके थॉट्स में इंटरप्ट करते हुए उसे कहते हैं, मतलब उसे बोलते हैं कि फालतू की चीजें सोचना बंद करो और अपना वो लेटर मुझे दो, मुझे देखना है ताकि मैं अच्छे से सारी चीजों को एग्जामिन कर सकूं। आखिरकार मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम किसी तरह के खतरे को फेस करो। और साइमन भी जिसके पास की अब कोई जवाब नहीं होता अपने डैड को देने के लिए और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता, वो भी चुपचाप वो लेटर उठा के अपने फादर को दे देता है। अब उसके फादर उस लेटर को पढ़ ही रहे होते हैं लेकिन तभी अपना साइमन उन्हें टोकते हुए बोल देता है बीच में। अब वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि आप मुझे बता सकते हो उस लेटर में कीसैन से पहले जो कुछ भी है उनका क्या मतलब है। अब जिस पर उसके डैड उसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो सेंट्रल है डार्क अलायंस का जो कि हेडक्वार्टर है नेक्रोमैंसर्स का और ये प्लेस ऑल्सो सर्व करती है स्कूल्स को भी ताकि ये यंग नेक्रोमैंसर्स की एजुकेशन में उनकी मदद कर सके और उन्हें काफी ज्यादा पावरफुल बना सके क्योंकि आगे चल के वही नेक्रोमैंसर्स उन्हें ज्वाइन करते हैं। और स्कूल की जो चांसलर है वो अपनी नेप्टिस आर्कबोल्ड है जिसे कि तुमने अभी देख ही लिया। अब साइमन काफी घबराते हुए सोच रहा होता है और कहता है चांसलर, वो चांसलर है। और जैसे उसके दिमाग में काफी अजीब सी चीजें आ रही होती हैं वो अपने मन में बस एक ही चीज सोच रहा होता है, वो जैसी बच्ची आखिर कैसे
इतनी ज्यादा बड़ी हो सकती है। मुझे तो किसी भी एंगल से नहीं लगती कि उसकी उम्र 300 से भी ज्यादा की होगी। अब उसके डैड उसका चेहरा देख के समझ जाते हैं, क्योंकि सैमन काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बना रहा था उसके बारे में सोचते हुए। तो उसके डैड उसे कहते हैं भले वो लगे ना, लेकिन वो काफी बड़ी एज की है। जिसके बाद उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें उससे बहुत ज्यादा सावधान रहना है। अब यार यहीं पे ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब आगे क्या होगा